नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे कि जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान उसके जो अगले चरण है, जो अगले स्टेप्स है वो कौन कौन से स्टेप्स है। पिछली कक्षा में हमने इसी के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत हमने जाना था कि विषय वस्तु का चयन और अधिगम अनुभव को किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। और लक्ष्य और उद्देश्य किस तरीके से होते हैं, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य और विषय वस्तु को चयन करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दो हमने इसके सोपान जान लिए थे। आज हम उसके आगे का जो तीसरा सोपान है, थर्ड स्टेप से, उस थर्ड स्टेप को जानेंगे कि विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय यह महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि वही कंटेंट उस पाठ्यक्रम की अपनी पहचान बन जाती है कि साइंस के अकॉर्डिंग है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स है। तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का ध्यान रखा जाना जरूरी है, जो उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हो, उस पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण करते हो और पाठ्यक्रम बालकों के नॉलेज के अकॉर्डिंग हो। तो इसके जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सबसे पहले जब विषय वस्तु का चयन करते हैं तो पहली बात है छात्रों की योग्यता एवं स्तर। छात्रों की योग्यता एवं स्तर, उनकी क्या योग्यता है और क्या स्तर है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि योग्यता और लेवल के अकॉर्डिंग होगा तो बच्चों की समझ से सही होगा। मान लीजिए एक छठी क्लास की पाठ्यक्रम है, उसका जो लेवल है वो बहुत ही हाई है, कंटेंट का लेवल बहुत ही हाई है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और वही अगर 12th 11th क्लास है और कंटेंट बहुत ही इजी है तो वो बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं है। तो बच्चों के स्तर को ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों को कब और कैसे ज्ञान प्रदान किया जाए, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा ज्ञान अग्रसित होता है। तो सबसे शुरुआत में अगर छोटी कक्षा है तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट, और बड़ी कक्षा है तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट का हमको ध्यान रखना है। अगली बात है समाज की आकांक्षा। समाज की जो भी आकांक्षाएं होती है उन आकांक्षाओं को ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि कोई भी कंटेंट, कोई भी विषय वस्तु या बच्चों को विद्यालय में जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो ज्ञान समाज से विरुद्ध नहीं हो सकता है। समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए ऐसा नॉलेज हम बच्चों को प्रदान नहीं कर सकते। कुल मिलाकर समाज के अकॉर्डिंग जो परिवेश से बालक आया है, जिस परिस्थिति में रहता है, उस परिस्थिति को ध्यान रखना, प्लस किस तरीके से समाज में नवीनता लाई जा सके, किस तरीके से एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके, इन सब बातों का ध्यान पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। क्योंकि एक बालक पढ़ लिख कर जो भी कार्य करता है अपने परिवार और समाज के उत्थान, विकास, प्रगति के लिए करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य समाज में सराहनीय, उसको एक रेस्पेक्ट प्रदान करता है। इसलिए समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है अभिभावकों की आकांक्षा। जो भी हर स्टूडेंट की जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कोई आकांक्षा होती है, वो कोई ना कोई होप करते हैं अपने बालकों से, स्टूडेंट से, बच्चों से कि वे बड़े होकर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनका नाम और भी अच्छा हो, और जो लक्ष्य बालक प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करें और सेटल अच्छा है। यही हर अभिभावक एक आकांक्षा रखते हैं। कुल मिलाकर अपने बच्चे को बेहतर भविष्य प्रदान करना अभिभावकों का आकांक्षाएं होती है। और जब पाठ्यक्रम में बच्चा पढ़ता है
पढ़ लिख के अच्छा सेटल हो जाता है, तो अभिभावकों की आकांक्षाएं पूर्ण होती है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों की आकांक्षाओं को किस तरीके से पूर्ण किया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चा कोई भी पढ़ता है करता है तो उसको जीवन में कहीं ना कहीं काम आए और उसको अपने उद्देश्य को पूर्ण करवाए। अगला है राष्ट्रीय आकांक्षा। एक पाठ्यक्रम को निर्मित करते समय उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र का हम निवासी है उस राष्ट्र के संविधान के अनुसार जो भी संविधान के जो भी पहलू है, जो नॉलेज है, जो भी संविधान की प्रावधान है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। एक आदर्श राष्ट्र के लिए बालकों को किस तरह से निर्मित करना, बालकों को बेहतर भविष्य के लिए किस तरह से निर्मित करना, जिससे वो अपने राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे सके। अगर कुछ भी क्या करता है, जिसके साइंस फील्ड है, क्या राजनीतिक फील्ड है या कोई भी है, बालक बड़ा अगर कुछ बनता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र अनुसार बनता है। मान लीजिए विद्यालय के अंतर्गत सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, उन सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में अच्छा करता है और आने वाले समय में जब बड़ा होता है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स वगैरह आता है तो राष्ट्र का नाम रोशन करता है। इसलिए राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाना पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। अगला है सांस्कृतिक प्रश्न। जो हमारी संस्कृति है, जिससे हमारी पहचान है, तो उस संस्कृति से बालक को विमुख नहीं कर सकते। उस देश की संस्कृति, उस राष्ट्र की संस्कृति से जोड़े रखना पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चों को प्रारंभिक लेवल पर प्राथमिक लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो देश के सभ्यता संस्कृति से परिचय कराया जाता है, देश में कौन कौन से पर्व जयंती आदि उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, साथ ही साथ देश के कौन से लोकगीत है, लोक पर्व, ये सब बताया जाता है। ये तो होता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। प्लस पाठ्यक्रम के अलावा सह शैक्षिक गतिविधियों में भी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बालक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ रह सके। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रश्न भी शामिल होनी चाहिए। अगली है सामाजिक सोच। जो समाज की जो सोच होती है, जैसे कहते हैं समाज की आकांक्षा है, तो उसी अकॉर्डिंग होती है समाज की सोच। हर समाज की अपनी सोच होती है कि उसके जो परिवेश से निकला हुआ जो बालक है वो कुछ ऐसा करे जिससे कि उसकी समाज का नाम रोशन हो, कोई आईएएस कलेक्टर बने तो समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से जो भी समाज अपनी उम्मीदें करता है, आकांक्षा करता है, उस समाज की सोच को पूर्ण करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला है संसाधनों की उपलब्धता। जो भी संसाधन होते हैं वो संसाधन उपलब्ध होनी चाहिए जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर जो कंटेंट दिए जाते हैं उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए विद्यालय में संसाधन भी होनी चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम नवीनता की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि इसको कंप्यूटर से पढ़ाना है या समय के हिसाब से पढ़ाना है, तो उसके ऊपर संसाधन तो होनी चाहिए जो बच्चों को समझा सके। तो जो भी पाठ्यक्रम जैसे साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की लाइब्रेरी, जो भाषा प्रयोगशाला उसकी जरूरत पड़ती है। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई संसाधन हमको चाहिए, तो उसको अनुसार संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये है तीसरा स्टेप था विषय वस्तु का चयन पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत। इसके बाद जो अगला स्टेप है अधिगम अनुभव
एवं विषय वस्तु अंतरण। अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। एक पाठ्यक्रम को निर्मित करते समय जो भी सीखने की जो भी अनुभव है और जो विषय वस्तु उसका अंतरण होना चाहिए, यानी कि आपस में उनका मेल जोल होना चाहिए, आपस में उनको ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि एक आदर्श पाठ्यक्रम में हम अधिगम सीखने के अनुभव और विषय वस्तु को अलग नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से अधिगम अनुभव और विषय वस्तु है जिससे हम पाठ्यक्रम को आदर्श बना सकते हैं, उनके आपस में ट्रांसफर स्थानांतरण के माध्यम से। सबसे पहली बात है इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। सेकंड है शिक्षण विधियों का अंतरण। शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण। मानसिक विकास ज्ञान की व्यापकता गुणों का तो यह है अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अंतर कि हम सबसे पहले बात शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के जो भी उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमारा पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को किस तरीके से पूर्ण करना है, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमको कोशिश करनी होगी कि हम अधिगम के सीखने के जो भी पहलू है, सीखने के जो भी तरीके हैं उसको हम विषय वस्तु में शामिल कर सकते हैं। शिक्षण विधियों का अंतरण। शिक्षण विधि किसी विषय में किसी शिक्षण विधि का विशेष महत्व होता है और किसी का कम होता है, लेकिन शिक्षण विधियां कहीं ना कहीं आपस में अपने आप में जुड़ी हुई होती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि हम साइंस के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोगात्मक विधि हम राजनीति में नहीं ले सकते? ले सकते हैं। उसके माध्यम से खेल विधि का प्रयोग हम हर विषयों में कर सकते हैं। व्याख्यान विधि को हम हर विषय से जोड़ सकते हैं। यानी कि जो शिक्षण विधियां होती है सीखने के संदर्भ में उन शिक्षण विधियों को हम हर विषय से जोड़ेंगे और उसे सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सीखने की जो भी सामग्रियां हैं सीखने के संदर्भ में उन सामग्री का अधिगम अंतरण होना चाहिए। जो चार्ट होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनका प्रयोग हम साइंस में भी कर सकते हैं और सामाजिक विज्ञान विषय में भी कर सकते हैं और हिंदी के जैसे विषयों में भी कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी जो प्रयोगात्मक जो मॉडल होता है उन मॉडलों का प्रयोग हम हर विषयों के संदर्भ में कर सकते हैं। तो सीखने की जो भी सामग्री है उनका आपस में अधिगम का अंतरण करना है। मानसिक विकास। विषय वस्तु के अंतरण से बालकों के मानसिक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में हमको ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम विषय वस्तु के माध्यम से और उसके जो सीखने के अनुभव उसके माध्यम से बालकों के मानसिक विकास की ओर ध्यान देंगे। ज्ञान की व्यापकता। ज्ञान हमेशा व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक विषय एक पाठ्यक्रम को निर्मित करते समय किसी विषय के संदर्भ में हम उसके संदर्भ में जो अतिरिक्त नॉलेज है उस नॉलेज को भी हम ध्यान में रखेंगे। पर्यावरणीय समस्या वैज्ञान के अंदर भी आती है और कहीं ना कहीं नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए भी आ सकती है।
इस तरह से ज्ञान एक विषय को निमित्त करते ज्ञान की व्यापकता निमित्त करनी चाहिए। अगला है गुणों का अंतरण। जो गुण होते हैं सीखने के संदर्भ में बालकों के जो सीखने के अंदर जो गुण आते हैं उन गुणों का आपस में अंतरण होना चाहिए। एक शिक्षक किस तरीके से अपने गुणों को बालकों तक पहुंचा सके, हो सकता है बालकों के कोई खासियत शिक्षकों को सीखने को मिल जाए, तो इस तरह से पाठ्यक्रम या सीखने सिखाने के संदर्भ में भी गुणों का अंतरण आपस में होना चाहिए। वो कब संभव है? जब अध्यापक और बालकों का संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। इस तरीके से इन बातों का हमको ध्यान रखना है। अगला जो अंतिम स्टेप है इसमें वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आता है सबसे पहले उद्देश्यों का मूल्यांकन। दूसरा आता है इसमें अधिगम का मूल्यांकन। तीसरा आता है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। अगला है छात्र स्तर का मूल्यांकन। मूल्यांकन के विविध प्रकार। मूल्यांकन का विकास एवं सार्वभौमिकता एंड लास्ट है मूल्यांकन अनुभव का समावेश। तो ये है पाठ्यक्रम को जो निर्मित किया जाता है। तो उस पाठ्यक्रम को निर्मित करते समय हमको ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है। जो अंतिम स्टेप से अंतिम सोपान है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले उद्देश्यों का मूल्यांकन। उद्देश्य शिक्षण कुल मिला के करवाया जाता है उद्देश्यों की प्राप्ति करने में। क्या बालक सीखने के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान शिक्षण के माध्यम से ही कर रहा है। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। जब एक आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नील पत्र के माध्यम से निर्मित किया जाता है, तो उस प्रश्न पत्रों में जब प्रश्न निर्मित करते हैं तो उस प्रश्नों को ये बताया जाता है कि वो प्रश्न किस उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। क्या वो ज्ञान से संबंधित है, क्या वो अवबोध से है,
क्या वो ज्ञानोपयोग से क्या कौशल से, इन उद्देश्यों को उसमें शो किया जाता है ताकि पता चल सके कि हाँ इस प्रश्न को हल करने से बालकों में इस उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य यही है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। दूसरा है अधिगम का मूल्यांकन। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है और हमको पता करना है कि ये सीखने की कड़ी पूर्ण हो रही है कि नहीं हो पा रही, अधिगम पूर्ण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हर जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो हर पुस्तक के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि हर एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कोई क्वेश्चन या टास्क दिया जाता है, तो पूछा जाता है कि क्या उस बालक ने जितना पढ़ा वो सीखा जा रहा है कि जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसके संदर्भ में अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो बच्चों से जाना जाता है कि बच्चा उसको कितना समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हर विषय पाठ्य पुस्तक के कंटेंट के बाद अभ्यास प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण विधियां जो शामिल की गई है, क्योंकि कंटेंट को पढ़ाने के संदर्भ पर जब पढ़ाते हैं तो हम एक विधि से नहीं, उसके संदर्भ में हमको व्याकरण के साथ साथ प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करना, किसी हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब हम जब प्रयोग करते हैं तो क्या वो विधियों का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में उसका मूल्यांकन किया जाना। छात्र के स्तर का मूल्यांकन, स्टूडेंट्स के लेवल, क्योंकि ये तो होता ही है, क्योंकि छात्र के स्तर का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक बालक आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए जो भी स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उस लेवल के एग्जाम या कॉलेज लेवल के एग्जाम में अंत में जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में छात्रों के स्तर का मूल्यांकन होता है। बच्चा अगर उसको पास कर लेता है तभी तो अगली कक्षा में जाता है, तभी तो आगे के लिए तैयार हो पाता है। तो इस तरीके से उसमें छात्र के स्तर का मूल्यांकन होता है। तो इस तरह के मूल्यांकन एक बार नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप्स जो भी टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होती है, फिर ईयरली होती है, इस तरह से उसके लेवल का मूल्यांकन करके उसको आगे की कक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह से छात्र के स्तर का मूल्यांकन। अगला है मूल्यांकन के विविध प्रकार। मूल्यांकन अपने आप में विविध प्रकार को लिए हुए हैं कि मूल्यांकन हम एक प्रकार के एक ही तरीके से नहीं कर सकते। हमको बच्चों के हर क्षेत्र को जानना पड़ेगा। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता किस तरीके से, बच्चा उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, बच्चा उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, ये सब के सब उसके प्रकारों में आएंगे। कई विद्यालयों में जैसे जो मॉडल टेस्ट लिए जाते हैं, तो उस मूल्यांकन में बच्चों की हम प्रेजेंटेशन स्किल को देखते हैं कि वो किस तरह से किसी क्वेश्चन के आंसर को देता है। तो विभिन्न प्रकार में हम वस्तुनिष्ठ होते, अतिरूपात्मक होते, लघुरूपात्मक होते, निबंधात्मक होते, इस तरह से विविध प्रकारों को हम शामिल करते हैं। साथ मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास एवं सार्वजनिक। मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना, हमको कि मूल्यांकन की जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से डेवलप करते हैं और उसका निर्माण किस तरीके से करते हैं, इस बात का ध्यान हमको उसके अंदर दिया जाना चाहिए। उसको डायरेक्ट नहीं, उसको धीरे धीरे बच्चों की समझ के अनुसार उसको डेवलप करेंगे और उसका सार्वभौमिकरण होना चाहिए, यानी कि सभी पर समान रूप से और सभी के स्तरों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन के जो भी अनुभव है, सीखने सिखाने के जो भी अनुभव है, उन अनुभवों को शामिल करना। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि जो बुक्स होती है, ठीक है ना, एक 10th वगैरह, उस जो पीछे क्वेश्चन किए जाते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे लिखा भी जाता है कि संबंधित क्वेश्चन 2005 में आ चुका है, 2006 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, इस बोर्ड में आ चुका है, उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो कुल मिला के मूल्यांकन के अनुभव है, यानी कि जो बच्चा प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्न को समझ रहा है कि वो प्रश्न उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से मूल्यांकन के अनुभवों का शामिल किया जाता है। तो ये हमने जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है। तो हमने इसको अंदर से जाना। तो एक बार हम वापिस से इसको पॉइंट से देख लेते हैं कि जब पाठ्यक्रम उसका निर्माण किया जाता है तो इसमें हमने कौन कौन सी 5 बातों को जाना। इसके अंदर हमने सबसे पहले जाना लक्ष्य एवं उद्देश्य। दूसरा अधिगम
तीसरा विषय वस्तु का चयन। अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। एंड लास्ट में जाना हमने तो हमने पिछली 2 कक्षाओं में जो हमने जाना तो पाठ्यक्रम निर्माण के स्टेप्स कौन कौन से। सबसे पहला स्टेप हमने लक्ष्य उद्देश्य जाना, दूसरा अधिगम अनुभव का चयन जाना, तीसरा विषय वस्तु का चयन जाना, चौथा अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अंतरण जाना और पांचवा मूल्यांकन जाना। यानी कि इन 5 स्टेप्स को मिलाकर आपके आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण। एक आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण करने के लिए हमको इन बातों का, इन पहलुओं का ध्यान रखना है, जिससे हम एक बहुत ही अच्छे पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते जब हम इस पेशे में जुड़ रहे हैं तो जिस विषय वस्तु, जिस कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना कि वो विषय वस्तु, वो कंटेंट क्या सही है, क्या लेवल के अनुसार सही है, क्या बच्चों के सीखने के संदर्भ में सही है। हम हमारी तरफ से उसमें बेस्ट एक रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए हमको इस बात को जानना पड़ेगा। अब आपका आज का असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण सोपान में बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में बताइए। क्या पहला तो है आपका विषय वस्तु का चयन, दूसरा है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। एंड तीसरा है तो ये तीनों बातें आज हमने क्लास में जानी। तो इसी के बारे में आपको विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव, विषय वस्तु का अंतरण और मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको बहुत ही सतर्क रहना है और हम एक प्रभावी शिक्षक है आप लोग, इसलिए आपको समझना होगा कि आप किस तरीके से इसके लिए जागरूकता चला सकते हो। चलिए आप खुद भी समझिए, दूसरों को समझाइए, जब भी बाहर निकलो तो ऊपर मास्क रख के और अनावश्यक आपको बाहर जाने से बचना भी है। थैंक यू।